यानी कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सबसे पहले हम ये समझते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। री का मतलब होता है दोबारा से कंबाइन, है ना, दोबारा से हम, री का मतलब होता है दोबारा से, यानी कि अगर हम कंबाइन कर रहे हैं डीएनए को, यानी कि यहां पर रिकॉम्बिनेंट होगा कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, और डीएनए क्या, कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए, या फिर टू डिफरेंट डीएनए हम बोल सकते हैं, टू डिफरेंट डीएनए को हम कंबाइन कर रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ जोड़ रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए जो जो टूल्स चाहिए, टूल्स का मतलब होता है हथियार, जो जो हथियार उसके लिए चाहिए वही हमारे पास क्या है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये वाला टॉपिक है हमारे पास। मान लीजिए मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए ये है, जैसे प्लाज्मिड है ना, और दूसरे में क्या है, दूसरे का हमने जो है दूसरे मॉलिक्यूल्स का, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए यहां पर जोड़ दिया इस तरह से, तो जो ये बन गया, ये क्या बन गया अपने पास, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। तो ऐसे हमने दोनों के डीएनए को जोड़ने के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या हथियार यहां पर चाहिए, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जहां पर सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहला हथियार है वो होता है कि यहां पर मैनिपुलेटिंग एंजाइम चाहिए, डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम, डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम। यहां पर डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम चाहिए होते हैं। डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम का मतलब है, मैनिपुलेटिंग का मतलब है जो डीएनए को काटे, डीएनए को जोड़े, डीएनए को बनाए, इस तरह से मतलब मैनिपुलेशंस करे, जो डीएनए को मैनिपुलेट करे तो उसको हम बोलेंगे मैनिपुलेटिंग एंजाइम। तो डीएनए मैनिपुलेट करने के लिए, यानी कि डीएनए को काटने के लिए, फिर डीएनए को बनाने के लिए, डीएनए को जोड़ने के लिए यहां पर डिफरेंट एंजाइम की जरूरत होती है। जैसे सबसे पहले डीएनए को काटने के लिए जो इनके एंजाइम की जरूरत होती है वो होते हैं यहां पर हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम। क्या होते हैं भाई, रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम यहां पर होते हैं, ठीक। दूसरा यहां पर जो है डीएनए को काट दिया, अब डीएनए की स्ट्रैंड को बनाने के लिए हमारे पास यहां पर दूसरे एंजाइम होते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक। यहां पर ये होते हैं पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक। नेक्स्ट यहां पर क्या होता है कि भाई चलो डीएनए को काट दिया, ठीक है, पर्टिकुलर साइट से काट दिया, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। डीएनए को जो है बनाने का काम कर दिया पॉलीमरेज एंजाइम, बना दिया, यानी पॉलीमराइज कर दिया, उसकी कॉपीज बना दिए हैं, तो पॉलीमरेज एंजाइम। और लास्ट यहां पर हमारे पास मैनिपुलेटिंग में होता है डीएनए लाइगेज, यानी कि लाइगेज एंजाइम, यानी कि हम बोले लाइगेज एंजाइम। और लाइगेज एंजाइम का मतलब क्या होता है, लाइगेज का काम होता है उसको जोड़ना, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है पहले काटा, फिर उसकी जो है स्ट्रैंड वगैरह बनाई, या फिर उनकी स्ट्रैंड को आपस में जोड़ दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड को आपस में जोड़ दिया, तो कहने का मतलब है उसका काम, जोड़ने का काम होता है लाइगेज एंजाइम का। तो यहां पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम क्या करता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स को, जेनेटिक मॉलिक्यूल्स को किसी पर्टिकुलर साइट से काटता है, यानी काटने का काम करता है, और काटने का काम करता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से इसको जानते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर इसको बोलते हैं, यानी कि सीजर का मतलब काटना। और किसको काट रहा है, मॉलिक्यूल्स को काट रहा है, डीएनए मॉलिक्यूल्स को काट रहा है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर नाम से इसे जानते हैं, ठीक। इसको डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए को क्या करता है, पॉलीमराइज करता है। और लास्ट वन डीएनए लाइगेज, ये डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, ये डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, यानी कि गोंद की तरह काम करता है, गोंद यानी कि ग्लू की तरह काम करता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से इसे जाना जाता है, मॉलिक्यूलर ग्लू, यानी कि ये जोड़ने का काम करता है, तो इसको मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से जाना जाएगा। इसे जो है तोड़ने का काम कर रहा है, काटने का काम कर रहा है, तो इसको मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से यहां पर इस तरह से जाना जाता है। इतनी बात समझ में। तो ये मैनिपुलेटिंग एंजाइम है। सबसे पहला टूल्स क्या होता है, मैनिपुलेटिंग एंजाइम, जिसमें 3 एंजाइम होते हैं, काटने वाला रेस्ट्रिक्शंस, बनाने वाला जो है पॉलीमरेज, एंड जोड़ने वाला क्या होता है, लाइगेज। इतनी बात समझ में आई। अब हमने यहां पर डीएनए को मैनिपुलेट कर दिया, यानी कि काट दिया, बना दिया, जोड़ दिया, मैनिपुलेट कर दिया, यानी कि रिकॉम्बिनेंट बना दिया। हमने क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट बना दिया, यानी कि 2 डीएनए को आपस में काट दिया,
फिर उनको जो है बना यानी कि उसकी कॉपीज बना दी, और उनको मतलब कॉपीज बनाने का मतलब है कि उनको उसकी जो है हमने क्या कर दिया, उसकी स्ट्रैंड को कॉपी कर दिया है ना, पॉलीमराइज कर दिया उसके स्ट्रैंड को, और देन हमने उनको आपस में जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया अपने पास, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ठीक, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए हमें क्या चाहिए, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब नंबर ऑफ कॉपीज बनाने के लिए ये हमें क्या चाहिए, कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए, और होस्ट ऑर्गेनिज्म जब मैं इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालूंगा, जब हम इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालेंगे तो डालने के लिए भी कोई पर्टिकुलर कैरियर चाहिए जो इसको इधर से उधर लेके जाए, यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म तक लेके जाए। तो वो कैरियर अपने पास होता है, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस करा था, वो कैरियर अपने पास होता है क्या, वेक्टर, है ना, हमने डिस्कस करा था कि वो कैरियर यहां पर होता है हमारे पास वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है, इस वेक्टर को कहते हैं मॉलिक्यूलर, इस वेक्टर को कहते हैं मॉलिक्यूलर वेहिकल्स, इसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेहिकल्स, मॉलिक्यूलर वेहिकल्स इसे कहते हैं। यानी कि ये इसका काम होता है कि जो रिकॉम्बिनेंट यहां पर बन रखा है, जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहां पर बन रखा है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से मतलब यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफर करना, यानी इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैरी करना, यानी कि ले जाना कहां तक, दूसरे ऑर्गेनिजम्स तक। तो बहुत वेक्टर्स हम यहां पर पढ़ते हैं, जैसे प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, इस तरह से हम यहां पर वेक्टर्स पढ़ते हैं जो कि क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लेके जाते हैं। ठीक, और जो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर इस डीएनए को लेके जा रहे हैं ताकि हमारे पास नंबर ऑफ कॉपीज बने, वहां पर बहुत सारी कॉपीज बने, वहां पर नंबर ऑफ कॉपीज बने, जिसके अंदर इसको लेके जा रहे हैं, उस वाले ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम होस्ट ऑर्गेनिजम्स। तो इसकी भी हमें जरूरत होती है यहां पर, तीसरा होता है यहां पर होस्ट ऑर्गेनिजम्स। इस होस्ट ऑर्गेनिज्म की भी हमें क्या होती है, जरूरत होती है। कहने का मतलब है कि यहां पर रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए 3 एंजाइम, फिर उस रिकॉम्बिनेंट को जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो है अगर हमें नंबर ऑफ कॉपी चाहिए तो उसको ट्रांसफर करेंगे किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो उसकी नंबर ऑफ कॉपीज करे। जिस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करनी है उसको कहेंगे होस्ट ऑर्गेनिजम्स, और जिसकी वजह से उसे ट्रांसफर करते हैं उसको कहते हैं वेक्टर, यानी कि वेहिकल्स, मॉलिक्यूलर वेहिकल, जो उस मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, इधर से उधर लेके जा रहा है, उसको मॉलिक्यूलर वेहिकल्स कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इसके टूल्स हो गए। एक एक करके यहां पर हम पढ़ेंगे डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम में सबसे पहला क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम क्या होता है, जो डीएनए को रेस्ट्रिक्ट करे, जो डीएनए को काटे, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स को पर्टिकुलर साइट से काटे, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम कहते हैं। यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जाना जा रहा है, तो मतलब वो काट रहा होगा। तो जो डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट से काटे, स्पेसिफिक साइट से काटे, उसी को हम क्या बोले, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम बोलते हैं। तो कहने का मतलब है जो डीएनए को करता है, यानी कि क्या करता है, कट डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्पेसिफिक साइट, जो उसे डीएनए मॉलिक्यूल्स को किसी स्पेसिफिक साइट से काटे, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ऐसा एंजाइम जो डीएनए मॉलिक्यूल को स्पेसिफिक साइट से काटे, उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, अब वो डीएनए को जो है काटने वाले दो तरीके से डीएनए को काटा जाता है। यहां पर दो तरीके से ये एंजाइम जो है दो नेचर के होते हैं, जो डीएनए को दो तरीके से काटते हैं। तो दो नेचर के एंजाइम जो हम अगर बात करें यहां पर, एक तो होता है, सबसे पहला इसके दो टाइप होते हैं, एक तो होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, और दूसरा यहां पर होता है हमारे पास एंडोन्यूक्लियस। इसको हम थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखेंगे। पहले अभी एक्सोन्यूक्लियस की बात करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है, जो डीएनए को क्या करता है, कट डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, आउटसाइड से काटता है, बाहर से काटता है, उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स को क्या करे, आउटसाइड से काटे, उसको बोलेंगे हम क्या, एक्सोन्यूक्लियस। यानी कि जो कट डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड, या फिर आउटसाइड बोले, या फिर हम क्या बोले, एंड टू एंड, यानी कि जो एंड टू एंड से डीएनए मॉलिक्यूल्स को काटे, आउटसाइड बोल दो, या फिर क्या बोल दो, एंड टू एंड।
यानी कि एंड से एंड को काटे, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स को एंड से काटे, उसी को हम क्या बोल देंगे यहां पर एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम बोलेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे इस तरह से हम समझते हैं कैसे ये डीएनए को काटता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स है, ये क्या हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स है। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स है, ये स्ट्रैंड हमारे पास क्या है 5 प्राइम से मान लीजिए 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड है। तो दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसका अपोजिट, अगर ये 5 to 3 है तो दूसरा क्या होगा 3 to 5 स्ट्रैंड। इस तरह से जो है डीएनए होता है। और यहाँ पर डबल स्ट्रैंड यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से बने होते हैं, ठीक है। यहाँ बीच बीच में क्या होता है इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के बीच में। खैर उसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस करा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। लेकिन कहने का मतलब है यहां पर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास है। अब अगर मैं इसको एंड से एंड टू एंड काटूं, यानी कि बाहर से इसे काटूं, यानी कि जो एंजाइम है ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ऐसे एंजाइम थे, मान लीजिए ये एंजाइम है ना, इस तरह से ये एंजाइम है, ये एंजाइम है। अब ये एंजाइम क्या कर रहा है उस डीएनए पे जो है बीच से नहीं काट रहा है, उसको किधर से काट रहा है एंड से एंड तक, यानी एंड टू एंड, यानी कि इस एंड को भी काट दिया और इस एंड को भी काट दिया, बीच वाले पोर्शंस को नहीं काटा है, यानी कि आउटसाइड से क्या कर रहा है डीएनए को कट कर रहा है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम बोलेंगे, है ना। यानी कि डीएनए को जो बाहर से काटे, एंड टू एंड काटे, उसी को हम बोलेंगे ऐसा रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम जो डीएनए को क्या कर रहा है बाहर से काट रहा है, आउटसाइड से काट रहा है, तो उसी को बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक। दूसरा हमारे पास यहां पर रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम का जो नेचर होता है वो दूसरा होता है जो अंदर से काटे किसी पर्टिकुलर साइड से, स्पेसिफिक साइड से, यानी कि ये डीएनए को काट रहा है बाहर से और वो भी इसकी स्पेसिफिक साइड है, वो बाहर वाली भी क्या होगी इसकी स्पेसिफिक साइड, ऐसे नहीं कि कहीं भी काट दे, स्पेसिफिक साइड से काटता है। और जिस स्पेसिफिक साइड से काटते हैं उनको कहते हैं हम रेस्ट्रिक्शन साइट, उस स्पेसिफिक साइड को कहते हैं क्या रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है कट करना, और रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब है कि उस साइड से कट कर रहा है एंजाइम, क्या कर रहा है उस पर्टिकुलर साइड से कट कर रहा है, और पर्टिकुलर साइड को स्पेसिफिक साइट, तो उसी साइड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट, कि वो क्या कर रहा है डीएनए को क्या कर रहा है एक पर्टिकुलर साइड से काट रहा है, आउटसाइड ऑफ एंड टू एंड, यानी कि डीएनए को एंड टू एंड से काट रहा है, बाहर से काट रहा है, तो उस रेस्ट्रिक्शन साइट बोल दो चाहे स्पेसिफिक साइट बोल दो, है ना। तो हर यानी कि यहां पर एक्सोन्यूक्लियस की क्या होता है वो डीएनए को बाहर से काटता है स्पेसिफिक साइट से, उसको रेस्ट्रिक्शन साइट हमने बोल दिया। ऐसे ही जो दूसरा नेचर का हमारे पास एंजाइम होता है जो डीएनए को अंदर से काटता है, उसको हम क्या बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है जो डीएनए को जो है स्पेसिफिक साइड से तो काटता है लेकिन इनसाइड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, यानी कि बीच से, है ना, यानी कि कट डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड। हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा कट डीएनए मॉलिक्यूल्स, कट डीएनए मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड, कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स को क्या करें अंदर से काटे, बीच से काटे, उसी को हम क्या कहें इनसाइड। और वहां पर भी क्या होगा अंदर से तो काट रहा है लेकिन वो साइड भी क्या होगी जहां से वो काट रहा है वो साइड भी उसकी स्पेसिफिक साइट होगी, वो साइड भी उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट होगी, यानी कि वो भी उसकी स्पेसिफिक साइट होगी, स्पेसिफिक साइट, है ना। तो जो डीएनए को क्या कर रहा है अंदर से काट रहा है, जैसे हम अगर समझें इस बात को कि किस तरह से अंदर से काट रहा है, मान लीजिए ये हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल्स है, इस तरह से यहां पर जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये जो है अपने पास डीएनए मॉलिक्यूल्स है। अब इस डीएनए को क्या कर रहा है ये एंजाइम क्या कर रहा है, एंडोन्यूक्लियस का काम है कि वो उस डीएनए को क्या करे, जो उस डीएनए को जो है इनसाइड से काटे, यानी कि बीच से काटे, है ना। ये क्या करेगा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा डीएनए को क्या कर रहा है बीच से काट रहा है, इनसाइड से काट रहा है, यानी कि साइड से नहीं काट रहा, बीच से काट रहा है, तो उसको हम क्या बोल दिया एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक। और इस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के जो है 2 नेचर होते हैं हमारे पास, है ना, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, पहले इतना छाप लो, इतनी बात समझ में आए तेरे, है ना। एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस क्या होता है। एक्सोन्यूक्लियस मतलब जो डीएनए मॉलिक्यूल्स को बाहर से काटे, एंडोन्यूक्लियस क्या होता है जो पर्टिकुलर साइट इनसाइड से काटे, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है, इसके भी नेचर है एंडोन्यूक्लियस के, पहले इतना छाप जल्दी। हम यहां पर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, यानी कि वो तो डिस्कवरी की तो अगर बात करें
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी की बात करें, डिस्कवरी कब हुई है? 1963, है ना, क्योंकि 1972 में सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, और सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया राव जी? हाँ बिल्कुल सही जवाब, स्टैनले कोहेन है ना, हर्बर्ट बोये ने जो है सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया कब? 1972। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने से ले, यानी कि हम बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, तो उसके लिए पहले हथियार भी तो चाहिए, है ना, तो हथियार की डिस्कवरी पहले हुई होगी। तो हथियार की डिस्कवरी जैसे हम बोले, अगर 1972 में क्या हुआ, अपने पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, तो उससे पहले क्या होंगे? उससे पहले उसके हथियार आगे होंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आगे होंगे। तो यानी कि 1963 की बात है जब इसकी डिस्कवरी हुई, ठीक। और हमने बोला कि दो तरह के नेचर होते हैं एंजाइम के, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। यहां पर अगर हम एंडोन्यूक्लियस की बात करें, ठीक, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ध्यान सुनना, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है डीएनए को क्या कर रहे हैं? इनसाइड से, पर्टिकुलर साइड से काट रहे हैं। अब ये जो है इसके दो नेचर थे, जो कि दो अलग अलग साइंटिस्ट ने यहां पर डिस्कवर करे, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने जिनके बारे में बताया। सबसे पहले जो है, सबसे पहला जो नेचर है वो है टाइप 1 वाला नेचर, और दूसरा नेचर होता है यहां पर टाइप 2 वाला नेचर, ठीक। टाइप 1 और टाइप 2 नेचर है। टाइप 1 वाला नेचर किसने ढूंढा था? ये किसने ढूंढा था भाई? एबर नाम के साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा है, टाइप 1 वाले को। और टाइप 2 वाले को ढूंढा है किसने? हैमिल्टन स्मिथ नाम के साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा, है ना। तो यानी कि टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, उसको थोड़ा समझते हैं। टाइप 1 के कुछ फीचर है, कि टाइप 1 सबसे पहले क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्निशन साइट यहां पर प्रेजेंट होती है, यानी कि जहां से उसको वो कट करे वो साइट इसमें प्रेजेंट होती है, यानी पहचाने कि इसको काटना कहां से है, तो वो रिकॉग्नाइजेशंस करता है। रिकॉग्नाइजेशंस का मतलब है रिकॉग्नाइज करना, पहचानना है कि कहां से कट करना है उसको, है ना। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या था कि ये टाइप 1 वाले क्या कर रहे थे? रिकॉग्नाइजेशन करवा रहे थे, रिकॉग्नाइजेशन कर पा रहे थे। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है ये पहचान पा रहे थे, है ना, कि कहां से उस डीएनए को पर्टिकुलर काटना है, तो ये रिकॉग्नाइजेशन कर रहे थे, रिकॉग्नाइजेशंस कर पा रहे थे। दूसरा यहां पर क्या कर रहे थे ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, क्या, जो कि सेकंड वाले नहीं करते, मिथाइलेशन, है ना। यहां पर ये क्या कर रहे थे? मिथाइलेशंस का काम कर रहे थे, ठीक। और तीसरा यहां पर क्या, अभी इसको पढ़ेंगे, रिकॉग्नाइजेशन को, मिथाइलेशंस को क्या चीज होता है ना। तीसरा यहां पर क्या था इनका, कि भाई यहां पर इनको क्या कर रहे थे, ये डीएनए मॉलिक्यूल को, जैसे जिस साइड से इन्होंने रिकॉग्नाइजेशन करा कि भाई ये डीएनए को इस तरह से यहां से काटना है, तो रिकॉग्नाइजेशन साइड से उस डीएनए को क्या कर रहे थे? कट कर रहे थे। यानी कि ये क्या कर रहे थे? कट डीएनए मॉलिक्यूल्स, यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे? रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, डीएनए मॉलिक्यूल्स को कट कर रहे थे। एंड लास्ट वन, फोर्थ वन इज क्या है यहां पर, यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल्स को इसने कट कर दिया। अब उसके बाद यहां पर क्या था कि उसको हमने यहां पर जो है रिक्वायरमेंट, किस चीज की, इस एंजाइम को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस डीएनए मॉलिक्यूल्स को काटने के लिए इस एंजाइम को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट यहां पर, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, इनकी डिमांड क्या थी भाई? रिक्वायरमेंट का मतलब है इनकी डिमांड। ये डिमांड कर रहे थे कि हम तभी तुम्हारा डीएनए मॉलिक्यूल्स काटेंगे, पहले हमें क्या दो? पहले हमें एनर्जी दो। और एनर्जी क्या, यहां पर रिक्वायरमेंट दो चीजों की रिक्वायरमेंट थी। सबसे पहले एनर्जी मॉलिक्यूल्स, एटीपी की, है ना, जो कि केवल और केवल लिविंग बॉडी में बनता है। एटीपी मॉलिक्यूल एनर्जी करेंसी होती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट थी सबसे पहले। दूसरा रिक्वायरमेंट यहां पर किसकी थी? मैग्नीशियम आयन, यानी कि Mg2 पॉजिटिव आयन, इनकी यहां पर रिक्वायरमेंट थी। तो तब जाके ये डीएनए को कट कर रहा था, तब जाके डीएनए रिकॉग्नाइजेशन कर रहा था, मिथाइलेशन कर रहा था, ठीक। यानी कि ये एटीपी मॉलिक्यूल्स यहां पर रिक्वायरमेंट की जरूरत है। और एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें पता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स कहां पर बनता है? ये एटीपी मॉलिक्यूल्स किस में बनता है? लिविंग बॉडी में बनता है, लिविंग बॉडी में, यानी कि इसको बनाया जाता है लिविंग बॉडी में। तो इसको जो एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, और वो एटीपी मॉलिक्यूल्स लिविंग बॉडी में बन रहा है, यानी कि लिविंग बॉडी में जो वो एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहा है, तो अगर हमें बाहर से, यानी कि आउटसाइड ऑफ लिविंग बॉडी
अगर हमें डीएनए को रिकॉम्बिनेंट करना है, तो डीएनए को अगर बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो वो तो लिविंग बॉडी के अंदर तो बनाएंगे नहीं, उसको आउटसाइड बनाएंगे, यानी कि एक लिविंग बॉडी का डीएनए लेके दूसरे बॉडी का डीएनए लेके उसको भारी क्या करेंगे, यानी कि बीकर में क्या करेंगे, उसको कट करेंगे, उसको रिकम्बाइन करेंगे, तो वो भारी करेंगे, यानी कि लिविंग बॉडी के अंदर तो कर नहीं सकते। तो ये इसको क्या चीज है, इसको लिविंग बॉडी के अंदर चाहिए था, ये मतलब ये सारी चीजें, क्योंकि एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए था, तो लिविंग बॉडी इसको जरूर चाहिए थी। लेकिन जो दूसरा वाला है, उस दूसरे वाले को एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं थी। जैसे इसमें क्या क्या चीजें हैं कि ये क्या टाइप 2 वाले क्या कर रहे थे, ये सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन कर रहे थे कि भाई कहां से डीएनए को काटना है, वो साइट पहचान रहे थे ये, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन साइट यहां पर आ जाती है, रिकॉग्नाइजेशन है ना, रिकॉग्नाइजेशन साइट, रिकॉग्नाइजेशन कर पा रहे थे, रिकॉग्नाइजेशन साइट यहां पर थी, ठीक, रिकॉग्नाइजेशन साइट, जैसे इसमें रिकॉग्नाइजेशन साइट है वैसे इसमें भी रिकॉग्नाइजेशन साइट थी। दूसरा यहां पर क्या था, दूसरा यहां पर मिथाइलेशन है, लेकिन ये वाले जो हमारे पास ये वाले जो एंजाइम थे टाइप 2 वाले, वो यहां पर मिथाइलेशन नहीं कर रहे थे, यानी कि मिथाइलेशन क्या होता है वो मैं भी समझाऊंगा। मिथाइलेशन नहीं कर रहे थे, सीधा क्या कर रहे थे, डीएनए मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइजेशन करके उस डीएनए मॉलिक्यूल्स को किसी पर्टिकुलर साइट से कट कर रहे थे, यानी कि कट डीएनए मॉलिक्यूल्स, किसी पर्टिकुलर साइट से उस डीएनए मॉलिक्यूल्स को काट रहे थे। एंड लास्ट वन, यहां पर रिक्वायरमेंट किस चीज की थी, यहां पर केवल और केवल रिक्वायरमेंट अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि इनकी जो डिमांड थी वो डिमांड इतनी हाई फाई डिमांड नहीं थी, बहुत लेस डिमांड थी, यानी कि उन्होंने बोला कि हमें एनर्जी नहीं चाहिए, यहां पर तो इनको एनर्जी चाहिए, लेकिन इनको जो रिक्वायरमेंट थी वो केवल और केवल मैग्नीशियम आयन, ओनली मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट थी, और उसी में ये क्या कर रहे थे, डीएनए को कट कर रहे थे। तो कहने का मतलब है, अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, अगर हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक इनविट्रो कल्चर होता है। इनविट्रो कल्चर का मतलब समझते हो, इनविट्रो कल्चर का मतलब होता है, इसको हम बॉडी, लिविंग बॉडी से बाहर कल्चर कर रहे हैं, यानी लिविंग बॉडी से बाहर बना रहे हैं इनविट्रो कल्चर में, है ना, यानी कि आउटसाइड ऑफ लिविंग बॉडी इसको बना रहे हैं, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो आउटसाइड ऑफ लिविंग बॉडी बना रहे हैं, लेकिन एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या लिविंग बॉडी में बनता है। इसका मतलब ये टाइप 1 वाले यहां पर काम में नहीं आ रहे हैं, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जो है टाइप 1 वाले काम नहीं आ रहे हैं। फिर कौन से आ रहे हैं काम, कौन से आ रहे हैं, टाइप 2 वाले। तो जो हम यहां पर बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप 2 वाले एंजाइम यहां पर हमारे पास काम आते हैं, यानी कि ये टाइप 2 वाले एंजाइम क्या किस में काम आते हैं, यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, है ना, बायोटेक्नोलॉजी में इन्हीं का उपयोग होता है, क्योंकि इनका काम क्या है, इन टाइप 1 का काम मतलब क्यों नहीं होता यूज, क्योंकि उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए, और एटीपी मॉलिक्यूल लिविंग बॉडी के अंदर बनता है, जबकि हम इसको कल्चर कहां कर रहे हैं, लिविंग बॉडी से बाहर कल्चर कर रहे हैं। तो लिविंग बॉडी से बाहर कल्चर कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एटीपी मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट है। तो ये हैमिल्टन वाले एंजाइम थे टाइप 2, उसी को हमने यूज करा फिर बायोटेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये चीजें काफी इजी कर दे रही थी उस प्रोसेस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की प्रोसेस को इजी कर दे रही थी, है ना। अब थोड़ा सा यहां पर जो है, थोड़ा सा इस वाले को समझ लेना है, टाइप 1 वाले क्या कर रहे थे और टाइप 2 वाले क्या कर रहे थे, है ना। थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं, मिथाइलेशन वगैरह, रिकॉग्नाइजेशन साइट वगैरह, इनको समझ लेते हैं, पहले इतना छाप लो। रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस हमने पढ़ा है कि ये टाइप 2 के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, है ना, दो टाइप के एंडोन्यूक्लियस होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम बोल रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस जो है, दो टाइप के हमारे पास क्या है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, ये हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप थे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता क्या है, जो डीएनए को किसी स्पेसिफिक साइट से काटे, और वो भी इनसाइड से, बीच से, यानी कि अंदर से जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से काटे, ऐसे एंजाइम को कहते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। दो टाइप के हैं, टाइप 1 और टाइप 2। हमें इतना पता है कि टाइप 1 एंजाइम किसने ढूंढा भाई, इसको एबर नाम के साइंटिस्ट ने, और टाइप 2 को किसने ढूंढा, हैमिल्टन स्मिथ, इस तरह से। अभी हम समझते हैं कि क्या होता है टाइप 1 और क्या होता है टाइप 2। इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कुछ पॉइंट डिफरेंशिएट करते हैं इनको, कि भाई सबसे पहले जो है टाइप 1 में जो बात है कि टाइप 1 एंजाइम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइजेशंस करते हैं, क्या करते हैं,
रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है वो अपनी साइट को पहचानते हैं, जहां से उनको काटना है ना उसको वो पहचान पाते हैं कि भाई हाँ हमें यहां से रिकॉग्नाइज करना है, हमें यहां से डीएनए मॉलिक्यूल्स को काटना है, यानी कि उस डीएनए यानी कि साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट को पहचान सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट को पहचानते हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट की उनको अच्छे से पहचान होती है कि उनको कहां से डीएनए मॉलिक्यूल्स को काटना है, कहां से डीएनए मॉलिक्यूल को रेस्ट्रिक्ट करना है, तो वो होता है अपने पास रेस्ट्रिक्शंस, है ना, यानी कि रेस्ट्रिक्शन साइट बोल दो उसको, है ना। तो वही चीज है कि भाई रेस्ट्रिक्शन साइट, रिकॉग्नाइजेशन साइट को हम रेस्ट्रिक्शन साइट बोलेंगे कि जहां पर वो पहचान पाता है कि भाई हमें यहां से मॉलिक्यूल्स को काटना है। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या होता है, यहां पर मिथाइलेज भी जो है होता है, मिथाइलेशंस होता है, क्योंकि यहां पर मिथाइलेज एंजाइम होता है। तो यहां पर कहने का मतलब है यहां पर मिथाइलेशन वाली प्रोसेस चलती है। ये मिथाइलेशन होता है क्या, हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन होता है, मिथाइलेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहां पर पढ़ा था कि डीएनए को क्या करता है, कट करता है किसी स्पेसिफिक साइट से, डीएनए मॉलिक्यूल को किसी स्पेसिफिक साइट से कट करता है। एंड लास्ट वन इज यहां पर जो है ये सारे काम करने के लिए, रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए, मिथाइलेशन करने के लिए और डीएनए को पर्टिकुलर साइट से काटने के लिए इसको यहां पर एनर्जी की जरूरत होती है और रिक्वायरमेंट होती है किन किन चीजों की। यहां पर रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट, टाइप 1 एंजाइम जो है, टाइप 1 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है, इनको रिक्वायरमेंट में दो चीजें चाहिए होती है, या तो इनको एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए होता है सबसे पहले, और दूसरे नंबर पे इनको क्या चाहिए होता है, दूसरे नंबर पे इनको यानी कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन चाहिए होता है। यानी कि ये दोनों ही इनको क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है ये सारे काम करने के लिए कि रिकॉग्नाइजेशन करना है तो एटीपी यानी कि एटीपी भी चाहिए, मैग्नीशियम आयन भी चाहिए, मिथाइलेशन करना है एनर्जी चाहिए यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए, और ये यहाँ पर मैग्नीशियम आयन चाहिए, यानी कट करना है तो एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पर क्या है कि भाई इनको क्या चाह रहे हैं, तो इनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ये सारे काम करने के लिए इनको एनर्जी चाहिए। जबकि यहाँ पर टाइप 2 एंजाइम के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अपने पास क्या है कि इसको जो है ये बस यानी कि ये वाला काम ये भी करता है, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन ये कर रहा है, यानी कि पहचान रहा है स्पेसिफिक साइट को। तो टाइप 2 भी क्या करता है, स्पेसिफिक साइट को पहचानता है, यानी कि ये भी क्या करता है, रिकॉग्नाइजेशन करता है। ये भी क्या करता है भाई, रिकॉग्नाइजेशन करता है, स्पेसिफिक साइट को पहचानता है, ठीक है, जहां से डीएनए को कट करना है उसको पहचानता है। दूसरी बात यहां पर मिथाइलेशन है, लेकिन ये मिथाइलेशन नहीं करता, और ये क्या करता है, सीधे डीएनए मॉलिक्यूल्स को कट करता है, यानी कि कट डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक। एंड यहां पर जो है इन दोनों काम करने के लिए इसको रिक्वायरमेंट जो होती है, इसको रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की, ये बोलता है भाई मैं तब जो है ये काम करूंगा जब मुझे केवल और केवल तुम क्या दे दो, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन। तो ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, यहां पर ये एबर ने जो ढूंढे वो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस थे, जहां पर जो है यानी कि रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए या फिर डीएनए को काटने के लिए क्या 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 चाहिए, उसको रिक्वायरमेंट क्या थी, एटीपी मॉलिक्यूल्स और मैग्नीशियम आयन की। लेकिन यहां पर जो है डीएनए को कट करने के लिए, रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए जो है केवल और केवल मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट है, ठीक। यहां पर एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स है ना, यानी कि सेल की ये क्या होती है, एनर्जी करेंसी होती है, ये क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, इसको एनर्जी करेंसी के नाम से जानते हैं। तो सेल की होती है, वो भी लिविंग सेल की। तो ये एटीपी मॉलिक्यूल्स हमेशा लिविंग सेल में बनेगा, यानी कि लिविंग बॉडी के अंदर बनेगा। तो एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या बनता है, लिविंग बॉडी के अंदर बनता है ना, यानी कि इन विवो प्रोग्राम में होता है। इन विवो का मतलब वो इनसाइड बॉडी, तो वहां पर एटीपी मॉलिक्यूल्स बनता है, यानी कि इनसाइड बॉडी, इनसाइड सेल जहां पर प्रोसेस चल रही है वहां पर क्या करते हैं, ये एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी लिविंग बॉडी के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स बनता है। लेकिन अगर हमें क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या करते हैं, हम बाहर उसको बनाते हैं, यानी कि कहने का मतलब है हम उसको बाहर क्या करते हैं, डीएनए को काटते हैं, यानी कि एक एंजाइम का मतलब एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए लिया, दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए लिया, उनको किसी स्पेसिफिक साइट से काटा और फिर उनको जोड़ा है, तो वो भारी होती है प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन विट्रो प्रोसेस। तो इन विट्रो प्रोसेस यानी कि कहने का मतलब है अगर हम यहां पर जो है हम क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर हम बना रहे हैं, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो एक प्रोसेस है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन सी प्रोसेस है, कहां पर बनती है, इन विट्रो प्रोसेस है, यानी कि ये जो है बॉडी से बाहर बनती है, ये है इन विट्रो प्रोसेस। इन विट्रो प्रोसेस, ये इन विट्रो प्रोसेस है, यानी कि ये चीजें क्या होती हैं, बॉडी से बाहर बनते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहां पर बनाते हैं, हम बॉडी से बाहर बनाते हैं, यानी कि किसी कल्चर मीडियम में हम उसको तैयार करते हैं, तो बॉडी से बाहर बनाया।
तो बॉडी से बाहर बनाए, तो बॉडी से बाहर इसको एटीपी तो है नहीं, बॉडी के बाहर एटीपी तो नहीं है क्योंकि बॉडी में ही एटीपी मॉलिक्यूल्स है। तो इसलिए जो है यहां पर टाइप 1 वाले एंजाइम काम नहीं करते हैं, क्योंकि टाइप 1 वाले एंजाइम को क्या चाहिए होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल चाहिए होता है एटीपी। जबकि टाइप 2 वाले एंजाइम क्या है, टाइप 2 वाले को जो है एटीपी यानी कि एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो केवल मैग्नीशियम आयन में अपना काम कर रहा है। अब मैग्नीशियम आयन में जो है डीएनए को कट कर दे रहा है। तो कहने का मतलब है हमने प्रेफरेंस किसको देनी है, हमने प्रेफरेंस उसको देनी है जो आसानी से अपना काम कर दे। कहने का मतलब है जो बाहर अपना काम कर दे, क्योंकि हमारे बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, रिकॉम्बिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, बॉडी से बाहर ही वो चीजें हो रही है ना। तो कहने का मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर हम बना रहे हैं, इन विट्रो अगर कल्चर हम कर रहे हैं, यानी कि बॉडी से बाहर अगर कल्चर कर रहे हैं, तो हमें ऐसा एंजाइम लेना है जो बिना एटीपी का काम कर सके, है ना। तो कौन बिना एटीपी के काम कर रहा है, टाइप 2 वाला एटीपी के बिना काम कर रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, उस बायोटेक्नोलॉजी में किस टाइप के एंजाइम की रिक्वायरमेंट हुई, टाइप 2 की। यानी कि कहने का मतलब है टाइप 1 वाले एंजाइम यहां पर यूज नहीं आए, यानी कि यही टाइप 2 वाले एंजाइम यहां पर यूज हुए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि यूज इन बायोटेक्नोलॉजी में जो है इन्हीं का यूज हुआ है, टाइप 2 वाले एंजाइम का, है ना। तो ये अपने हमने समझा था, ठीक। फिर हमने पढ़ा था कि भाई किस तरह से जो है यहाँ पर टाइप 1 का काम होता है, किस तरह से यहाँ पर टाइप 2 का काम होता है ना। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जो है टाइप 1 में अंदर क्या क्या फीचर्स है, टाइप 2 के अंदर क्या क्या फीचर्स है। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ये एंजाइम, हम बात कर रहे हैं एंडोन्यूक्लियस की, यहाँ पर टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में अगर डिस्कस करें, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर टाइप 1 वाले एंजाइम है। तो क्या है यहाँ पर हमारे पास, क्या है यहाँ पर, मान लीजिए बैक्टीरिया है ना, इकोलाई बैक्टीरिया है, यानी कि ये बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का यहाँ पर क्या है अपना, ये अपना क्या है, इस बैक्टीरिया का ये जेनेटिक मटेरियल है, ये अपना इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। हम बोलेंगे इसको क्या है, ये बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, ये बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि बैक्टीरियल डीएनए है। और यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं ये बैक्टीरियल डीएनए है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर मान लीजिए इस बैक्टीरियल डीएनए के साथ हमने बाहर से कोई डीएनए इंसर्ट करा, ठीक, और इंसर्ट जो करा तो वो हम किससे करेंगे, एक वेक्टर से करेंगे। और वेक्टर हम यहां पर जो है मान लीजिए किसको ले लिया, बैक्टीरियोफेज भी वेक्टर्स का काम करता है। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज ये दोनों ही जो है अच्छे वेक्टर लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है ये अगर मैंने यहां पर क्या लिया, बैक्टीरियोफेज लिया, बैक्टीरियोफेज होता क्या है, बैक्टीरियोफेज जो है ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरिया को इंगल्फ करता है। तो उसका मान लीजिए ये जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का जो है, यानी कि बैक्टीरियोफेज का, यानी कि ये वायरस है, इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए, ठीक। ये बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए। तो कहने का मतलब है जब ये यहां पर अपना जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, इंजेक्ट करता है, यानी कि यहां पर ये जेनेटिक मटेरियल को अपने डालेगा, आरएनए को यहां पर डालेगा, ठीक, इस आरएनए को यहां पर डालेगा, लेकिन यहां पर क्या है, डीएनए, यहां पर क्या है, डीएनए। तो क्या करता है, यहां पर इस एंजाइम में क्या होते हैं, हमने डिस्कस करा कि भाई यहां पर इस बैक्टीरिया में क्या होते हैं, टाइप 1 वाले एंजाइम होते हैं। और टाइप 1 वाले एंजाइम, यानी कि यहां पर जो टाइप 1 वाले एंजाइम है, इनके दो काम होते हैं। दो काम कौन कौन से, एक तो इनका क्या होता है, दो काम कौन कौन से, रिकॉग्नाइजेशन करना, यानी डीएनए को कट करना, एक पर्टिकुलर साइज से रेस्ट्रिक्ट करना, ठीक। और दूसरा क्या, मिथाइलेशन करना। कहने का मतलब है ये क्या करता है, ये सबसे पहले क्या है, ये सबसे पहला काम करता है किसका, मिथाइलेशन का। मिथाइलेशन का मतलब होता है यहां पर एडिशंस ऑफ मिथाइल ग्रुप, हमने पढ़ा है यहां पर क्या होता है, एडिशंस ऑफ मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप, ठीक। इस CH3 ग्रुप को ये क्या करता है, ऐड करता है। और दूसरा इसका काम क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन, यानी कि फिर उसको काटना, ठीक है। तो इसके दो काम होते हैं, मिथाइलेशन करना, और दूसरा काम क्या होता है, इसको रेस्ट्रिक्ट करना, उस डीएनए को कट करना, यानी फिर उस जेनेटिक मटेरियल को कट करना। तो कहने का मतलब है यहां पर क्या होता है, सबसे पहले ये क्या करता है, मिथाइलेशन करता है। और मिथाइलेशन किसका करता है, ये मिथाइलेशन, यानी कि मिथाइल ग्रुप किस पे जोड़ेगा, ये किस पे जोड़ेगा, अपने ही किस पर, अपने ही जेनेटिक मटेरियल पे, यानी कि सेल्फ जेनेटिक मटेरियल का ये क्या करता है, मिथाइलेशन करता है। सेल्फ जेनेटिक मटेरियल,
सेल्फ जेनेटिक मटेरियल का ये क्या करेगा भाई, मिथाइलेशन करेगा, मतलब अपने ही जेनेटिक मटेरियल पे ये मिथाइल ग्रुप जोड़ेगा। जैसे ये बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल, इस पे CH3 इस तरह से इसने इसका क्या कर दिया, मिथाइलेशन कर दिया, CH3 इस तरह से यहां पर जोड़ दिया। ठीक, जैसे मिथाइलेशन हो गया तो फिर जो है जो दूसरा काम रहता है रेस्ट्रिक्शंस का, जो दूसरा काम रहता है काटने का, तो ये फिर जो है उस वाले डीएनए को निकालता है, फिर ये फिर उस वाले जेनेटिक मटेरियल को निकालता है जहां पर क्या होता है, मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, क्योंकि ये पहचान जाता है कि भाई यहां पर मिथाइलेशन जो है, सबसे पहले मिथाइलेशन वाला जो आएगा काम वो उसी का मिथाइलेशन करेगा जो उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा। अब बाहर से अगर यहां पर वायरल जेनेटिक मटेरियल आया, वायरल जेनेटिक मटेरियल किस में आता है, यहां पर आरएनए में। अब ये वायरल जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, इसके साथ ब्लेंडिंग करेगा। ठीक, ये इसके साथ ब्लेंडिंग करेगा, लेकिन ब्लेंडिंग करने के लिए आरएनए को किस में बदलना चाहिए, डीएनए में बदलना चाहिए, क्योंकि सेम नेचर वाले आपस में ब्लेंड कर सकते हैं, यानी कि आपस में मिक्सअप हो सकते हैं। बैक्टीरियल डीएनए क्या, बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, जबकि वायरल जेनेटिक मटेरियल क्या अपने पास क्या है, आरएनए है ना, यानी कि वायरल जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो ये वायरस जब यहां पर आरएनए भेजता है तो यहीं पर ये क्या करता है, इस आरएनए को, यानी कि यहीं पर क्या करता है, इस आरएनए को ये किस में कन्वर्ट करता है, डीएनए में कन्वर्ट करता है ना। और इस प्रोसेस को कहते हैं यहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो कहने का मतलब है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहां पर करवाता है, आरएनए को डीएनए में बदलता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, डीएनए जब आरएनए में बदलता है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और वहां पर एंजाइम यूज होता है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो कि डीएनए को आरएनए में बदल देता है। ठीक, यहां पर जो है अपोजिट प्रोसेस हो रही है और यहां पर भी एंजाइम यूज होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहां पर यूज होता है, जो आरएनए को किस में बदल देता है, डीएनए में। ठीक, तो ये वायरल जेनेटिक मटेरियल यानी कि ये आरएनए जो है वो किस में बदल जाता है, डीएनए में। और जब आरएनए डीएनए में बदल गया तो डीएनए इस तरह से यहां पर ये क्या करवा देता है, इसके साथ जुड़ जाता है इस तरह से, यानी कि इसके साथ क्या, इस बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल के साथ जुड़ गया और उसको नुकसान पहुंचाने की ये पूरी कोशिश करता है ये वायरस। लेकिन क्या होता है, जो यहां पर मिथाइलेज जो एंजाइम है वो मिथाइलेशन करवा के CH3 अपने जेनेटिक मटेरियल पर लगा दिया, वायरस वाले जेनेटिक मटेरियल को CH3 नहीं ऐड करेगा, मिथाइलेशन नहीं ऐड करेगा। तो फिर रेस्ट्रिक्शंस का जो काम है, रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम का जो काम है वो क्या करेगा, उस वाले डीएनए को कट करेगा, उस वाले डीएनए को नुकसान करेगा जिस पे मिथाइल ग्रुप नहीं लगा है। तो कहने का मतलब है कि इसने इसको यानी कि किसका जेनेटिक मटेरियल को, वायरल जेनेटिक मटेरियल को क्या कर दिया, कट करके। अब इसने वायरल जेनेटिक मटेरियल को कट कर दिया तो अब हमारे पास जो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया उस वायरस के लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गया। यानी कि अब वहां पर बैक्टीरिया जिसको वायरस नुकसान पहुंचा रहा था वो बैक्टीरिया क्या हो गया, अब उस वायरस बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, वो बैक्टीरिया क्या हो गया, वो ऑर्गेनिजम्स क्या हो गया, उसके लिए क्या हो गया, है ना, रेजिस्टेंस बन गया। यानी कि इसके अंदर क्या आ गई, रेजिस्टेंस पावर आ गई, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आ गई, रेजिस्टेंस पावर आ गई। यानी कि अब वो अच्छे से अपने आप को डेवलप कर रहा है उस कंडीशंस में, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मिथाइलेशन वाला एंजाइम। आई बात समझ में, जिसके अंदर ये मिथाइलेज वाला एंजाइम नहीं होगा उसका क्या होगा, उसका पूरा डीएनए ही कट हो जाएगा, वो बैक्टीरिया भी या फिर ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये चीज है ना। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर टाइप 2, तो टाइप 2 में ये मिथाइलेज नहीं था, यानी मिथाइलेशन नहीं था, और सीधा ही वहां पर क्या है, यानी कि मिथाइलेशन ये रिकॉग्नाइजेशन और डीएनए को कट करना काम है, यहां पर इसका ये काम है। तो कहने का मतलब है हम तब भी क्या करते हैं, टाइप 2 को ही यूज करते हैं, क्योंकि हमारा ये मकसद नहीं है, कि हमने जो बैक्टीरिया को बचाना है। हम तो क्या कर रहे हैं, डीएनए को कट करने के लिए चाहिए। हमें तो एंजाइम किसके लिए चाहिए, डीएनए को कट करने के लिए चाहिए। हमें बैक्टीरिया को पालने के लिए थोड़ी ना एंजाइम चाहिए। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे, तो इसका मतलब है कि हमें तो बाहर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं ना, यानी कि इन विट्रो कल्चर कर रहे हैं, बाहर उसको कल्चर मतलब इन विट्रो प्रोग्राम्स, इन विट्रो प्रोसेस चल रही है सारी की सारी, यानी कि बाहर उसको कर रहे हैं, यानी कि बाहर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं। तो बाहर के लिए हमें जो है जरूरी थोड़ी नहीं है कि भाई इसको ले, है ना, हम तो केवल डीएनए को कट करवाना है। हमारा मकसद क्या है, डीएनए को कट करवाना, तो इसलिए इसको प्रेफरेंस में लेके आते हैं। आई बात समझ में, इसलिए किसको प्रेफरेंस में लेके आते हैं, इस वाले को प्रेफरेंस में लेके आते हैं, यानी कि टाइप 2 वाले को। इतनी बात समझ में आई भाई, है ना। तो इतनी बातें हमने पहले भी समझ ली थी, है ना, ठीक है।
आई बात समझ में। तो ये थोड़ा सा जो है अपने पास टाइप 1 और टाइप 2 वाले के बारे में बात होता है। टाइप 2 को काफी इंपॉर्टेंट रखना है, इसको हमारे पास आते हैं, ठीक है ना। अब टाइप 2 में जो है यहाँ पर जो टाइप 2 है, यहाँ पर जो है सिंपल हम बात कर रहे हैं जो टाइप 2 वाले हैं, यानी कि टाइप 2 वाले जो एंजाइम है, तो यहां पर हमने जो एंडोन्यूक्लियस हम इन्हीं का उपयोग कर रहे हैं, इन्हीं का यूज कर रहे हैं किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में। और यहां पर हमने 2 एग्जांपल को काफी अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन से, इसके 2 एग्जांपल कौन कौन से, हिंद सेकंड और दूसरा इको आर्वन। इस तरह से इको आर्वन। यहां पर ये 2 एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंद 2 एंड इको आर्वन। हम अच्छे से जानते हैं या फिर बच्चों को पता भी होगा कि ये जो हिंद सेकंड एंजाइम है ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शंस डिस्कवर्ड एंजाइम। ये कौन सा है, हिंद 2, यानी कि ये क्या है, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम ये है। और किसने डिस्कवर करे थे टाइप 2, हैमिल्टन स्मिथ ने करे थे, है ना। तो ये सबसे पहला डिस्कवर्ड है। अब एक बात ध्यान सुनना, ये हिंद सेकंड वाला जो है पहला डिस्कवर्ड है, सबसे पहले इसको ढूंढा गया है, लेकिन हिंद फर्स्ट भी हमारे पास है। तो कहने का मतलब यहां पर जो है बच्चे कभी कभी कंफ्यूज इस तरह से हो जाते हैं कि भाई हिंद फर्स्ट को क्यों नहीं ढूंढा गया पहले, हिंद 2 को ही क्यों पहला ढूंढा गया। कहने का मतलब है हिंद 2 कहां से पहले आ गया, हिंद फर्स्ट पहले क्यों नहीं आया। तो उसका मतलब अभी समझ लेते हैं जब हम इसको क्या करते हैं, इसकी नेमिंग में अगर हम आते हैं ना, तो इसकी जो नेमिंग कर लेते हैं किस तरह से इसकी नेमिंग होती है। ये किया ना कि ये हिंद 2 इसका नाम क्यों पड़ा, इको आर्वन कैसे इसका नाम पड़े इस एंजाइम का, तो उसको समझ लेते हैं। पहले इतना छाप लो, छाप रखा भाई, है ना, छाप रखा कल का, अच्छा क्या, अच्छा छाप ले, जल्दी जल्दी छाप ले। यहां पर टॉपिक डालते हैं नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम की नेमिंग यहां पर हमारे पास एंडोन्यूक्लियस वाले 2 हैं। सबसे पहला एग्जांपल है किसका, हिंद सेकंड है ना, इस तरह से हिंद सेकंड इस तरह से, ठीक। तो यहां पर अगर इसका पूछे कि भाई कैसे यहां पर इसका ये नाम पड़ा, हिंद सेकंड कैसे नाम पड़ा, तो हमें पता होना चाहिए, हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स पढ़ा है 11th क्लास में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स बोलता है कि अगर मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम दे, ठीक, तो उस सबसे पहला उसका क्या होगा, जीनस, और देन उसकी स्पीसीज होगी। तो वैसे ही यहां पर ये नाम पढ़ रखा है कि सबसे पहले क्या होगा, जीनस के बारे में बात करेंगे, देन स्पीसीज के बारे में बात करेंगे, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं मोहित डोभाल, तो मोहित क्या है उसका जीनस होगा और डोभाल उसकी स्पीसीज, कि डोभाल स्पीसीज से आया है ना। कहने का मतलब है कि यहां पर जो सबसे पहला नाम होगा वो क्या होगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स किसने दिया था सृष्टि, कार्लस लिनस, ठीक है ना। यानी कि उन्होंने क्या बोला था कि भाई हमारे पास जो भी नेमिंग करेंगे वो क्या होगी, पहले जीनस की होगी और देन स्पीसीज की होगी। तो उसी के बेसिस पे यहां पर जो है नाम पढ़ रखा है। यानी कि ये हिंद सेकंड जो है, यहां पर हिंद में जो है, जो यहां पर एच है, जो यहां पर एच है, वो एच किसको रिफरेंस करता है, एच किसको रिफरेंस करता है, यानी कि उस बैक्टीरिया को जहां से ये आ रखा है, उस बैक्टीरिया के जीनस को जहां से आ रखा है। और वो बैक्टीरिया कौन सा है, हीमोफिलस, है ना। वो बैक्टीरिया कौन सा है, हीमोफिलस बैक्टीरिया, हीमोफिलस, ठीक, हीमोफिलस बैक्टीरिया, यानी कि वो बैक्टीरिया के जीनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हीमोफिलस क्या है, इसका जीनस है, जीनस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, आईएन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, उसकी उस बैक्टीरिया की स्पीसीज को, और उस बैक्टीरिया की स्पीसीज कौन सी है, इन्फ्लुएंजी, है ना। इन्फ्लुएंजी स्पीसीज उसकी, यानी कि इन्फ्लुएंजा, इस तरह से इन्फ्लुएंजा, ठीक। ये क्या है, उसकी स्पीसीज है, स्पीसीज, ये स्पीसीज के बारे में, है ना। ये स्पीसीज और ये जीनस, सबसे पहला जो जाएगा वो जीनस को जाएगा, सेकेंड वन इज स्पीसीज। अब यहां पर जो डी है वो डी किसको जा रहा है, स्ट्रेन को,
कि किस तरह से स्ट्रेन है, यानी कि जब भी हम बैक्टीरिया को क्या करते हैं, आइसोलेशंस करते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, तो उसमें स्ट्रेन जरूर करना पड़ता है, तभी हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं, है ना। तो वो स्ट्रेन करना जरूरी होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जैसे स्लाइड वगैरह भी बनाते हैं तो स्ट्रेन करना जरूरी होता है। उस स्ट्रेन से क्या होता है, हमें उसके एक्यूरेसी के बारे में पता चलता है ना। तो कहने का मतलब है ये स्ट्रेन है, यहां पर ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन का मतलब है कि उसको पहचाना गया है उस तरह से, ठीक। और यहां पर ये जो है, ये नंबर जो है, ये नंबर क्या है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन मतलब जब इसको निकाला गया है, ये डिस्कवरी का ऑर्डर नहीं है, ये क्या है, आइसोलेशन का ऑर्डर है, ये इसको निकालने का ऑर्डर है, यानी कि ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। सृष्टि ध्यान से समझना, हम बात कर रहे हैं यहां पर क्या है, ये सेकंड वाला क्या है, ये नंबर जो है ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि इसको दूसरे नंबर पे निकाला गया है। अगर जो इससे पहले जो है, इससे पहले क्या है, इससे पहले किसको निकाला गया होगा, हिंद फर्स्ट को निकाला गया होगा। इससे पहले किसको निकाला गया होगा, हिंद फर्स्ट को। यहां पर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ, यहां पर फर्स्ट क्या है, ये वाला ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। कहने का मतलब है इसको निकाला पहले नंबर पे, निकाला गया इससे पहले नंबर पे है, लेकिन ये पहले नंबर पे डिस्कवर नहीं हुआ, यानी कि डिस्कवर सबसे पहले डिस्कवर कौन सा हुआ, हिंद सेकंड डिस्कवर हो गया। लेकिन हिंद सेकंड हमने डिस्कवर तो कर लिया, लेकिन हम उसको तब तक निकाल नहीं पाए, यानी कि हमने देख तो लिया कि हिंद सेकंड एंजाइम है, पर हम उसको निकाल नहीं पाए, उसको आइसोलेट नहीं कर पाए, है ना। तो आइसोलेशन जो है सबसे पहला जिसका हुआ वो ही है हिंद फर्स्ट, लेकिन डिस्कवरी किसकी, इसकी। तो कहने का मतलब है डिस्कवरी तो फर्स्ट, डिस्कवरी तो हिंद सेकंड जाता है, लेकिन सेकंड में जो है ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है, कि मतलब इसको निकाला नहीं गया था, ढूंढ तो लिया गया था लेकिन निकाला पहले किसको गया, इस हिंद फर्स्ट को। तो इस वजह से जो है इसका नाम जो है हिंद सेकंड को जो है क्या बोलते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, इसको इसलिए जो है दूसरे नंबर पे इसको निकाला गया, इसलिए इसको नंबर 2 दिया। लेकिन डिस्कवर क्या है, ये राव जी डिस्कवर क्या है, डिस्कवर ये सबसे पहले हो गया था, यानी कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस जो ढूंढा गया है वो क्या है अपने पास, हिंद सेकंड, ठीक। ऐसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल देखता हूं, नेमिंग में दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो दूसरा एग्जांपल अपने पास क्या है, दूसरा एग्जांपल क्या अपने पास राव जी, क्या है, इको आर, ठीक है, ये क्या है अपने पास, इको R1। इस तरह से राव जी ध्यान सुनना, यहां पर क्या है, इको R1, जहां पर इसकी जो ये ई है, ये ई रिप्रेजेंट क्या करेगा, इसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और CO यानी कि ये CO क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, इस स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फर्स्ट इस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन की जहां पर इसको निकाला गया है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर ध्यान सुनना, इसका जीनस क्या है, ई जीनस क्या है इसका, किस बैक्टीरिया से निकाला गया, इसको एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया से निकाला गया है। तो जो एस्चेरिचिया है वो इसका क्या है, ई फॉर एस्चेरिचिया, एस्चेरिचिया क्या है इसका, एस्चेरिचिया इसका क्या है, इसका क्या है वो, है ना, ये क्या है इसका जीनस है, और स्पीसीज क्या है इसका, CO मतलब कोलाई इसकी स्पीसीज है, और स्ट्रेन यहां पर R ये स्ट्रेन है, ठीक है। और यहां पर फर्स्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, करने का मतलब है कि इसको जो है पहले नंबर पे निकाला गया इस तरह से। तो ये दो एनसीईआरटी में काफी इंपॉर्टेंट है, इनको हमने अच्छे से याद रखना है। और इन्हीं दोनों की जो है हमारे पास क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट यानी कि प्लेंड्रोमिक साइट के बारे में इसने बता रखा है। तो कहने का मतलब है हम यहां पर थोड़ा इनको जो है और भी अच्छे से, मतलब ये तो हमने नेमिंग समझ ली है, अब इनकी रिस्ट्रिक्शन साइट समझ लेते हैं कि कहां से ये रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, कहां से पर्टिकुलर करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है अब हम टॉपिक डालेंगे यहां पर इसका रिकॉग्नाइजेशन साइट, है ना। तो रिकॉग्निशन साइट हम यहां पर टॉपिक डाल रहे हैं, रिकॉग्नाइजेशन साइट ऑफ हिंद सेकंड एंड इको R1। रिकॉग्नाइजेशन साइट किसकी ऑफ किसकी, हिंद सेकंड एंड इको R1। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, इसी को एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है। हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है ना, क्योंकि नीट में सारे के सारे क्वेश्चंस कहां से आते हैं, एनसीईआरटी से रिगार्डिंग आते हैं ना। तो एनसीईआरटी को हमें प्रेफरेंस करना है,
अब रिकॉग्नाइजेशन अगर हम करें किस किस का रिकॉग्नाइजेशन साइट अगर हम देखें किसकी, हिंद सेकंड की और हिंद इको R1 की, तो एक बात ध्यान रखना, रिकॉग्नाइजेशन साइट किसको कहां से लेके चलते हैं, कहां से लेके चलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर से, है ना। रिकॉग्नाइजेशन साइट अगर हम डीएनए पे देख रहे हैं, रिकॉग्नाइजेशन साइट हम कहां पर देखते हैं, रिकॉग्नाइजेशन साइट कहां पर देखते हैं, ऑन डीएनए मॉलिक्यूल्स, इस यानी उसी को हम काट रहे हैं ना भाई, उसी को काट रहे हैं तो उसी पे डीएनए मॉलिक्यूल्स पे हम रिकॉग्नाइजेशन साइट देखेंगे, यानी कि वहीं से कट करेगा वो, रेस्ट्रिक्ट करेगा एंजाइम वहीं से, है ना। तो वो किस पे होंगी, रिकॉग्नाइजेशन साइट किस पर होंगी, डीएनए मॉलिक्यूल्स पे, उसी को कट करना है। अब डीएनए मॉलिक्यूल्स पे कहां कैसे कैसे पहचानते हैं रिकॉग्नाइजेशन साइट को, यहां पर पहचाना जाता है नाइट्रोजनस बेस पेयर को, है ना। तो किसको पहचाना जाता है, यहां पर आइडेंटिफाई होते हैं, किसके आइडेंटिफिकेशन किसकी होती है भाई, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ, यानी कि पहचाना जाता है, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ, किसका आइडेंटिफिकेशंस, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, है ना, यानी कि न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर या फिर जो है नाइट्रोजनस बेस पेयर हम बोल सकते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर। हमको अच्छे से पता है कि डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है, डीएनए जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है, यहां पर दो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं हमारे पास, एक तो होता है क्या, प्यूरिन, और दूसरा होता है पिरामिडिन। इस तरह से हमें अच्छे से पता है ना, हमने मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया था, है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस वाले में, है ना। तो कहने का मतलब है यहां पर प्यूरिन में दो नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं, कौन कौन सा, एक तो आता है एडेनिन और दूसरा आता है ग्वानिन, ठीक। और पिरामिडिन में हमारे पास जो है, पिरामिडिन में हमारे पास यहां डीएनए मॉलिक्यूल्स में दो नाइट्रोजनस बेसेस आते हैं, वरना तो तीन नाइट्रोजनस बेस है इसमें, ठीक। पर यहां पर क्या आते हैं, दो ही आते हैं पिरामिडिन में, ठीक, थायमिन और साइटोसिन, इस तरह से, ठीक। तो एक बात ध्यान रखना है, वैसे इसके बाद यूरासिल भी आता है, लेकिन यूरासिल डीएनए में नहीं होता, उसको हमने यहां पर डिस्कस नहीं करना है। इतना याद रखना है कि ए का जो बॉन्ड होता है वो हमेशा डबल बॉन्ड होता है, किसके साथ, थायमिन के साथ, और जी का जो बॉन्ड होता है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है, किसके साथ, साइटोसिन के साथ। यानी कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड जुड़े होंगे वो इस तरह से, ए वाला हमेशा टी के साथ जुड़ा होता है, जी वाला हमेशा सी के साथ जुड़ा होता है। और ये जो बॉन्डिंग होती है, राव जी ध्यान से सुनना, यहां पर जो ये बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्डिंग को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसके बीच में, है ना, यानी कि एडेनिन और थायमिन के बीच में, यानी कि प्यूरिन पिरामिडिन से जुड़ता है, यानी कि एक एडेनिन एक थायमिन से जुड़ता है डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से, और एक ग्वानिन एक साइटोसिन से जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये हमें थोड़ा सा याद रखना है भाई, ठीक है। अगर हमें रिकॉग्नाइजेशन साइट पढ़नी है तो इसको याद रखना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। अब हम बात कर रहे हैं, अब अगर हम बात कर रहे हैं रिकॉग्नाइजेशन साइट डीएनए मॉलिक्यूल्स पे है, यानी कि वहां पर नाइट्रोजनस बेस पेयर पे है, तो सबसे पहले जो रिकॉग्नाइजेशन साइट के बारे में थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि कोई भी एंजाइम की जो रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है वो कितने बेस पेयर से कितने बेस पेयर तक हो सकती है, 4 से लेकर 8 बेस पेयर तक हो सकती है ना। कहां से कहां तक हो सकती है, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन साइट में भी, यानी कि नाइट्रोजनस बेस पेयर, यहां पर नाइट्रोजनस बेस पेयर यानी कि एनबीपी, नाइट्रोजनस बेस पेयर जो होते हैं में बी कहां से कहां, 4 to 8, ये यहां पर हो सकते हैं। 4 से लेकर 8 मतलब नाइट्रोजनस बेस पेयर हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास इको R1 है या फिर जो हमारे पास हिंद सेकंड है, उनकी जो कितने बेस पेयर है, 6 बेस पेयर है उनके, है ना। लेकिन जो हमारे पास एंजाइम है, जैसे हमारे पास कौन कौन से हैं, हिंद सेकंड जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड इको R1, इनका क्या है, इनका 6 नाइट्रोजनस बेस पेयर है। ये ध्यान से सुनना, 6 नाइट्रोजनस बेस पेयर सीक्वेंस है इनका। अब ये 6 नाइट्रोजनस बेस पेयर को देखते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, हिंद सेकंड की, हिंद सेकंड के सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो हिंद सेकंड में जो है, मान लीजिए ये डीएनए मॉलिक्यूल्स, राव जी ध्यान से सुनना, यहां पर मान लीजिए ये डीएनए मॉलिक्यूल्स अपने पास, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स है इस तरह से। एक है अपने पास 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम वाला सीन, दूसरा अपने पास है क्या, 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम वाला, यानी कि डीएनए स्ट्रैंड है इस तरह से। अब यहां पर जो है, यहां पर इसका जो सीक्वेंस है, हिंद सेकंड का पूछ रहा हूं, ये नहीं दोनों का सीक्वेंस पूछा जाता है भाई नीट में, ध्यान से सुनना, ठीक है मोहित, ध्यान से सुनना यहां पर कि यहां पर जो है स्टार्ट होता है कहां से,
जी से GT और लास्ट में होता है क्या AC। ठीक, GT शुरू होगा, 5 प्राइम से GT शुरू होगा और 3 प्राइम में क्या कंप्लीट होगा AC। ठीक है, उसके आगे भी चलते रहेंगे, उससे आगे भी होगा, लेकिन है ना, पर लेकिन हमें उसकी रिस्ट्रिक्शन साइड देख रहे हैं केवल। ठीक, ये GT और ये AC। फिर इसके बाद आएगा कौन, पिरामिडिन। इसके बाद क्या आएंगे, पिरामिडिन। पिरामिडिन आएंगे। इसको थोड़ा सा मैं जो है बड़ा बना देता हूं, है ना, यहां पर जगह नहीं हो रही है, इसको थोड़ा सा जो है बड़ा बना देते हैं इस तरह से। यहां पर ये क्या है अपने पास, ये 5 प्राइम है और ये क्या है 3 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। तो होता क्या है कि जो 5 प्राइम है, ये ऊपर वाला स्ट्रैंड है राव जी, ये क्या है शुरू होता है कहां से, मतलब शुरू तो कहीं से भी हो सकता है, यहां से कुछ, लेकिन जो साइट है इस एंजाइम की, ये क्या है पहचानने की, क्या GT देखेगा जहां से GT शुरू होगा और वहां तक काटेगा जहां तक क्या होगा, है ना, AC इस तरह से। अब ध्यान सुनना, GT के बाद यहां पर आते हैं पिरामिडिन। पिरामिडिन में कोई भी पिरामिडिन आ सकता है। पिरामिडिन में हो सकता है कौन सा पिरामिडिन, T वाला पिरामिडिन आए चाहे C वाला पिरामिडिन आए, चाहे, कहने का मतलब है T वाला भी हो सकता है और क्या हो सकता है C वाला हो सकता है, T वाला हो सकता है और C वाला हो सकता है। उसके बाद आएगा प्यूरिन, उसके बाद प्यूरिन आएगा, इसका मतलब कहने का मतलब है यहां पर फिर प्यूरिन आएगा और प्यूरिन में जो है कुछ भी आ सकता है, या तो क्या आएगा, A आएगा या फिर क्या आएगा G आएगा, है ना, A आएगा या फिर G आएगा और फिर इस तरह से फिर क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, इस तरह से ये 3 बेस पेयर जो है इस पे लास्ट में क्या होगा फिर इस तरह से यहां पर AC। तो ये इसका क्या है, एक स्ट्रैंड को पहचानने वाले 5 वाले से लेकर, है ना। तो अब क्या है 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम ये वाला सीक्वेंस चलता है, GT स्टार्ट होगा खत्म ACP पे। अब देखना यहां पर 6 बेस पेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, नाइट्रोजनस बेस पेयर, एक G दूसरा T, 2 ये हो गए। पिरामिडिन में से कुछ भी एक आ सकता है, चाहे थायमिन आए चाहे साइटोसिन आए, कुछ भी एक आ सकता है। ठीक, तो तीसरा ये वाला हो गया पिरामिडिन, इन दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे एक साथ। तीसरा ये हो गया, चौथा प्यूरिन वाला हो गया, यानी कि चाहे एडेनिन आए चाहे ग्वानिन आए, 4 और 5वां 6ठा ये हो गया। ठीक, तो ये इसका साइट होता है। अब यहां पर जो ये वाला ये 5 to 3 प्राइम जो सीक्वेंस चल रखा है डीएनए मॉलिक्यूल्स का, यहां पर अपोजिट जो ये इसका ये स्ट्रैंड होता है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है ये अपोजिट स्ट्रैंड है इसका, यानी कि हम अगर बोल रहे हैं A है तो A के साथ हमेशा T जुड़ा होगा, G के साथ हमेशा C जुड़ा होगा। कहने का मतलब है जो G होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे जो है जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, C देखने को मिलेगा। अच्छा, और T के कॉम्प्लीमेंट्री साइड पे क्या देखने को मिलेगा, A देखने को मिलेगा। बाकी यहां पर जो है ये अगर पिरामिडिन्स है, अगर ये पिरामिडिन्स है तो यहां क्या आ जाएगा, प्यूरिन्स आ जाएगा, है ना, प्यूरिन आ जाएगा। और प्यूरिन में क्या कुछ भी आ सकता है ना, A और G, है ना। अगर T आ रखा है तो A आएगा, अगर C आ रखा है तो G आएगा। फिर यहां पर क्या आएगा, फिर यहां पर क्या आएगा भाई, यहां पर क्या आएगा, फिर आगे क्या आएगा, प्यूरिन्स के अगेंस्ट क्या आएगा, पिरामिडिन्स आएगा, पिरामिडिन आएगा। और पिरामिडिन में क्या आ सकता है, अगर A है तो A के अगेंस्ट क्या आता है, T आता है, और G है तो क्या आएगा, C आएगा। और लास्ट में क्या होगा, इस A के अगेंस्ट क्या आया, तो आ रखा है यहां पर, A के अगेंस्ट क्या आता है T और C के अगेंस्ट यहां पर G, इस तरह से। तो ये अपने पास जो है ये इस तरह से यहां पर 5 है ना प्राइम। तो कहने का मतलब है ये यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रखे हैं, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इस तरह से, है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इस तरह से, यहां पर इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो इसका काटने का जो सीक्वेंस है ये कहां से काटता है, ध्यान से सुनना राव जी, ध्यान सुनना। ये एंजाइम जो है, ये Hind2 एंजाइम जो है यहां पर, ये एंजाइम जो दिख रहा है, ये एंजाइम कहां से काट रहा है, ये इस तरह से सीधा काटता है, यानी कि इस तरह से पिरामिडिन प्यूरिन को इस तरह से काटा ऊपर से, और यहां पर प्यूरिन पिरामिडिन को इस तरह से काटा, यानी कि बिल्कुल सीधा काटता है। और ये बिल्कुल सीधा जब काटता है तो इस टाइप के कट को हम क्या कहते हैं, ब्लंट कट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको,
हाँ, ब्लंट कट कहते हैं। और उस जो ब्लंट कट करने के बाद जो हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल्स बनता है वो एंड से, तो उसको हम बोलते हैं क्या? ब्लंट एंड। क्या कहते हैं इसको? ब्लंट एंड। इसको याद रखना कि जो है ये जब एंड यानी कि ये जब कट करता है तो ब्लंट कट करता है, और ब्लंट कट करने के बाद जो डीएनए बनता है इसका ब्लंट एंड बनता है ना। तो ध्यान से ये सब याद रखना कि इस जो हिंद सेकंड का जो है ब्लंट एंड बनता है, यानी कि बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक। जबकि इको का क्या बनता है? इको का बनता है स्टिकी, स्टिकी है ना, यानी कि ये क्या जिग जैग में काटता है, लेकिन ये बिल्कुल सीधा काटता है, ये ब्लंट एंड है ना। राहुल जी ये समझ में आया? अब अगर मैं इको का समझता हूं तो इको में ध्यान सुनना, इको में क्या करता है, इको का थोड़ा सा समझ लेते हैं। और सेकंड नंबर पे जो है इको R1 है। इस तरह से अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं इको इको R, राव जी को ये बात समझ में आ रही है ना? यहां पर अगर इको R1 की बात करें तो ये डीएनए मॉलिक्यूल्स अपने पास है। ध्यान सुनना, ये अपने पास क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल्स। इस तरह से क्या है? ये डीएनए मॉलिक्यूल्स है। राव जी ध्यान सुनना, अब यहां पर ये 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड है, और ये 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है, ठीक। अब हमारे पास क्या होता है? ये इको R1 की जो 6 बेस पेयर होता है घाट TC। इस तरह से याद रखना, घाट TC। ध्यान से सुनना, ये याद रखना, यहां पर क्या? घाट TC, घाट GAAT, ये हो गया घाट, ठीक। और दूसरा क्या? घाट हो गया, और फिर क्या? TC। इस तरह से याद रखना, घाट TC, ठीक। अब अगर ये घाट TC ऊपर है तो इसके अपोजिट में जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है राव जी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा यहां पर C, इसका T, इसका A का भी T, और T का क्या हो जाएगा? A, T का क्या हो जाएगा? A, और C का क्या हो जाएगा? G। ये इस तरह से इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है। ये इस तरह से यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, इस तरह से, ठीक। अब ये जो डीएनए, ये इसका जो है रेस्ट्रिक्शन साइट है भाई। ये देखने का जो तरीका है कि घाट TC किसका है? इको R1 का, और इस तरह से GT से लेकर AC किसका है? हिंद सेकंड का। ये ध्यान रखना। अब ये किस तरह से काटता है? ये किस तरह से काटता है? ये इसकी तरह नहीं काटता, ये तो सीधा काटता है, ब्लंट एंड काटता है ना, इसको बोलते हैं ब्लंट एंड। लेकिन ये किस तरह से काटता है? ये जिग जैग एंड काटता है, यानी जिग जैग किस तरह से? ये यहां से, अगर ये एंजाइम यहां पर है, मान लीजिए ये एंजाइम है यहां पर, ठीक, तो ये क्या करता है? डीएनए मॉलिक्यूल्स को कुछ इस तरह से कट करता है, यानी कि ग्वाइनिन से कट करता है। इस तरह से यहां से कट करा, ये यहां से कट करा, और फिर यानी कि ग्वाइनिन और एडेनिन के बीच, ग्वाइनिन और एडेनिन के बीच में जो फॉस्फेट बॉन्ड होगा उसको कट करता है भाई। ये बात ध्यान रखना, ये फॉस्फेट बॉन्ड को, किसको? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को, यानी कि यहां पर ध्यान रखना कि किसको कट करता है? फॉस्फोडाइस्टर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लिंकेज को कट करता है, को कट करता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर ग्वाइनिन और एडेनिन के बीच का जो है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को तोड़ा। अब ये एंजाइम कहां दे रहे? अब ये एंजाइम कहां जाएगा? फिर से ढूंढेगा कहां? यार यहां से तो तोड़ दिया, अब ये ढूंढेगा कहां ढूंढेगा? फिर AG के बीच, इस तरह से ढूंढेगा इसको, है ना, इसको इधर ढूंढेगा, यहां मिलेगा ना इसको एडेनिन और ग्वाइनिन, यानी एडेनिन और ग्वाइनिन के बीच में ये काम कर रहे हैं। तो ये इसका ये स्ट्रैंड इस तरह से ये स्ट्रैंड बन गया। एक स्ट्रैंड इसका ये बन गया, है ना, और दूसरा स्ट्रैंड फिर क्या हो जाता है इसका? ये वाला स्ट्रैंड। ध्यान सुनना, ये वाला दूसरा स्ट्रैंड। आई बात समझ में? ये दूसरा स्ट्रैंड बन जाता है। तो ये इस तरह से बन गया ना, इस तरह से कहने का मतलब है ये स्टिकी, मतलब कहने का मतलब है ये इस तरह से बन गया ना, ये जोड़ टाइप का बन गया, तो कहने का मतलब ये स्टिकी है। इस तरह से इसने जिग जैग इस तरह से काटा इसको, है ना। तो ये वाले जो कट होते हैं, इस तरह से जिग जैग वाला जो कट होता है, ये जिग जैग वाला जो कट होता है, इसको हम, इस जिग जैग कट को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के कट को हम कहते हैं क्या? स्टिकी कट। और इस जो एंड बनता है इसका क्या बनता है? ये स्टिकी कट या फिर स्टिकी एंड। यहां पर जो बनते हैं स्टिकी एंड। तो इको R1 के द्वारा स्टिकी एंड, जबकि हिंद सेकंड के द्वारा ब्लंट एंड। ध्यान रखना कहां से कौन काट रहा है, और कट करेगा कौन? कट करेगा कहां से? फॉस्फेट डाइस्टर लिंकेज को, जो इनके बीच में, इन नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होगा वहीं से कट करेगा। आई बात समझ में? स्टिकी नेचर ये होता है, स्टिकी एंड, और ये ब्लंट एंड। और ज्यादा प्रेफरेंस क्या होता है? स्टिकी एंड, क्योंकि वहां पर मजबूती ज्यादा होती है। जब इधर उधर से काट रहा होगा, जब उनको फंसाएंगे तो उनके जो है मतलब अच्छे से जोड़ उनके बीच में बनेगा ना। जबकि
सीधा सीधा काटा वाला पे जो है अच्छे से जोड़ने बनेगा। अगर इसको थोड़ा सा जो है जिग जैग जिग में काट दो तो फिर दोनों को जोड़ने पर अच्छा सा मजबूती वाला बॉन्ड बनता है। तो इसको प्रेफरेंस हम ज्यादा देते हैं, इसीलिए जो है हर जगह इको R1 को ही हम प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन दोनों को ही याद रखना है भाई, ब्लंट एंड कौन बनाता है और स्टिकी एंड कौन बनाता है, इस तरह से। आई बात राव जी की समझ में? स्टिकी एंड का मतलब है जिग जैग एंड। मोहित की बात समझ में आ रही है? और ब्लंट एंड का मतलब सीधा सीधा काट दिया। मोस्ट प्रेफरेंस, मोस्ट पावरफुल एंड जो है अगर ज्वाइंट देखें तो स्टिकी वाला ज्वाइंट होता है। फिर जब हम दोनों को जोड़ें तो रिकॉम्बिनेंट में जो है किसको मतलब ज्यादातर प्रेफरेंस में लाते हैं इसको, क्योंकि ये ज्यादा मजबूती से बनता है। फिर आई बात राव जी की समझ में, है ना? तो कहने का मतलब ये दो यूज हम कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना? छाप लीजिए भाई। तेरी समझ में आई बात? पूछना है तो पूछ ले, कुछ पूछना है तो है पूछना है। सृष्टि की समझ में आए? शिका के, विशाल के समझ में आएगा? मोहित पूछना है तो पूछ ले, राव जी पूछ ले। आज तो बिल्कुल गमछा डाल के आ रखी है। हाँ सही बात है, समझ में आया है ना? ये एंजाइम है, ठीक है? ये मत पूछना कि ये क्या है, एंजाइम है ये वाला, ये वाला। सही लग रहा था तेरे पे गमछा,